हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स और टॉपिक जो है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी बात? चलिए तो देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी कवर कर दिया था मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कि TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या इसकी इसेंशियल कंडीशंस होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशन। तो पहला जो एप्लीकेशन है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो है आपका मिराज। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर, फिर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो TIR करते हैं। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं मिराज की। चलिए देखते हैं मिराज क्या चीज है। ये क्या है? एक ऑप्टिकल, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन टेक्स प्लेस इन डेजर्ट्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए देखते। तो मिराज क्या है भाई? इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन टेक्स प्लेस इन डेजर्ट्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक तरह का आपका भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में जो जमीन है उस पर पानी है, यानी जो बहुत ज्यादा गर्म इलाके जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर आपको क्या लगता है कि जमीन पर ऐसे पानी हो, लेकिन होता नहीं है। ऐसा हमें सिर्फ लगता है। ऐसा हमें क्यों लगता है वो मैं आपको पूरा फिगर बना के समझाऊंगा ऐसा क्यों लगता है। तो ये तो गई इसकी डेफिनेशन जो मिराज है। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि जमीन पर पानी है। तो फिगर थोड़ा बड़ा है, इसका बन नहीं पाएगा, इसलिए इसको मिटा देता हूं, इसके बाद इसका फिगर बना के दिखाता हूं आपको। तो अब आप ध्यान से देखना और समझना बात को, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन है, ठीक, यहां पर एक पेड़ है आपके पास, ठीक है, इस तरह से एक पेड़ है। अब होता क्या है वो समझना, आपको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, रेगिस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर क्या होता है जमीन के पास वाली एयर है उससे डबल हीट मिलती है। एक तो सन से हीट मिलती है अलग, और फिर जमीन गर्म हो जाती है, जमीन भी अपने अंदर से हीट निकालती है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है जो सरफेस के आसपास की एयर है। तो ग्राउंड के जो पास वाली एयर है वो डबल गर्म होकर उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाता है, डेंसिटी थोड़ी कम बढ़ जाती है। और जो हल्की सी ऊपर एयर है 10 20 50 मीटर ऊपर जो एयर है वो उतना गर्म नहीं हो पाती जितना जमीन के पास वाली एयर गर्म हो जाती है। क्यों? समझ गए ना? क्योंकि भाई गर्मी के दिनों में जमीन भी गर्म होती है। अब सन से आने वाली गर्मी तो इसे मिल ही रही है, साथ में जमीन वाली गर्मी भी इसे मिलती है। तो यहाँ वाली जो एयर है वो डबल गर्म हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड जाता है, डेंसिटी कम बढ़ जाती है। तो यहाँ वाली जो एयर है वो उसका, यहाँ वाली जो नीचे वाली ग्राउंड के पास की जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयर हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस एयर 10 20 50 मीटर ऊपर होगी। ये वाली जो एयर है वो डेंसर होती है और ये वाली एयर क्या होती है? रेयर। नॉर्मली ऐसा होता है कि सरफेस अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के जो ऊपर एयर है वो रेयर है, नीचे वाली क्या है भाई? डेंसर है। पर गर्म जगहों पर क्या होता है? ये तो बहुत ऊपर की बात हो रही है। जैसे अर्थ से अगर हम हाइट को लेने शुरू करें तो फिर ऊपर हमको रेयर मिलेगा, नीचे डेंसर मिलेगा। पर गर्म इलाकों में क्या होता है, जमीन के आसपास की जो एयर, बिल्कुल जमीन के पास वाली एयर, वो ज्यादा रेयर होती है कंपैरिजन टू
दिस एयर, जो थोड़ा सा हाइट पे होगी, क्योंकि वहां पर उसको ज्यादा गर्मी नहीं मिल पाती, सन से केवल हीट एब्जॉर्ब करती है, अर्थ वाली हीट उसको मिलती नहीं है। तो इसका एक्सपेंशन इस वाली एयर के एक्सपेंशन में कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो ये वाली जितना आप नीचे आते जाओगे जमीन के पास, ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल 10-20-50 मीटर से आप जमीन के पास आओगे तो आपकी जो एयर है वो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी कम होना शुरू होगी, मतलब वो रेयर बन जाएगी। ठीक है, रेयरर आपको जो मिलेगी एयर वो नीचे मिलेगी, और ऊपर अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिव डेंसर मिलेगा आपको। चलिए, तो अब हम देखते हैं किस तरह से इसकी इमेज बनेगी। सबसे पहले क्या करोगे, आपने मान लिया एक लाइट की रे, देखो एक लाइट की रे आपकी जो है वो इस तरह से आई, लाइक दिस। एक लाइट की रे है जो इस तरह से आई, यहां पर आप एक लाइन बना लो और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेंसर, इसके नीचे क्या हो जाएगा, रेयरर। जितना आप नीचे आओगे उतने धीमे धीमे आपका जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती चलेगी, मतलब वो रेयर होती चलेगी। यहां जो एंगल बनेगा उसको मान लो आप आई, ठीक है। तो क्या होगा, अब चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट की रे, तो क्या होगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी, किस तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर से में जाए अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी भाई, हल्का सा ये अवे हो गई, इस तरह से हो गई, ये लो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अब अगर हम यहां पर, चलिए एक बार और करूंगा उसके बाद इसको वापस उठा दूंगा मैं। फिर एक सरफेस सेपरेट की मैंने, तो यहां पर क्या आएगा भाई, डेंसर, यहां पर क्या आ जाएगा, रेयर। हमेशा जो मीडियम होते हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं, डेंसर और रेयर। ठीक है, ना तो कोई मीडियम डेंसर होता है ना कोई रेयर। अभी कहोगे सर यहाँ पर आपने रेयर भी लिखा है, फिर यहाँ पे डेंसर भी लिखा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये डेंसर ये रेयर है, इसके ऊपर देखें डेंसर, इसके नीचे देखें रेयर है, मतलब इन दोनों कंपैरिजन में ये डेंसर ये रेयर है, फिर इन दोनों के कंपैरिजन में ये डेंसर ये रेयर। जितना नीचे होगा उतने रेयर करना पड़ेगा आपको। जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके ऊपर उसके नीचे देखना है आपको, कंपेयर तब करना है। ठीक है, इसके ऊपर इसके नीचे, ऐसे इसके ऊपर इसके नीचे, फिर अगली और लाइन आएगी उसके ऊपर नीचे हम देखेंगे इसी तरह से। तो अब क्या होगा वो भी आप ध्यान से देखो। अब की बार क्या होगा, लाइट की रे का जो है थोड़ा सा और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, फिर डेंसर से रे जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से हो जाएगी लाइट की रे, लाइक दिस, है ना, ऐसे। ठीक है भाई, फिर से आप बनाते हैं सेपरेटिंग सरफेस, फिर ऊपर क्या आ जाएगा, डेंसर, यहां क्या आ जाएगा, रेयरर। अब आप जरा एक बार ध्यान से देखो, जो पहला वाला एंगल था इसको मान लेते हैं I1, दूसरा वाला जो एंगल है I2, और तीसरा वाला जो एंगल है वो I3, इंसिडेंस। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि धीरे धीरे एंगल बड़ा हो रहा है। पहले एंगल इतना बड़ा था, फिर और बड़ा हुआ, अब की बार और बड़ा हो गया, क्योंकि लाइट अवे फ्रॉम जा रही है नॉर्मल, तो हर बार क्या हो रहा है, एंगल बड़ा होता जा रहा है आपका। तो इंसिडेंस एंगल जो है, लाइट जब ऊपर से नीचे आती है तो हमेशा वो रेयर मीडियम में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है फ्रॉम डेंसर, तो लाइट धीरे धीरे मुड़ रही होती है और ऐसे मुड़ रही। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी इंस्टेंस, अभी डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, यहाँ पर जो I3 है मान लीजिए जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अभी ये क्रिटिकल एंगल छोटा था, अभी छोटा था, अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। इंसिडेंस एंगल लगातार बढ़ रहा था, जैसे आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, लाइट वापस घूम जाएगी। लाइट क्या होगी, वापस घूम जाएगी। तो लाइट भाई इस तरह से घूम जाएगी आपकी इस तरफ, TIR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, जो आपका इंसिडेंस एंगल था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और एक कंडीशन ऐसी आई कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया इस डेंसर मीडियम के लिए। ऊपर कौन सा मीडियम था, डेंसर था ना, इस लाइन के ऊपर। तो लाइट, ये सेपरेटिंग सरफेस है आपकी, इसके नीचे रेयर, इसके ऊपर डेंसर, तो लाइट डेंसर से रेयर में आने की कोशिश कर रही थी, और एंगल जो है उसका इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो लाइट की रे वापस लौट गई, TIR जिसको बोलते हो। अब मान लीजिए अगर आप इसको यहां से देख रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते, है ना, तो हमेशा जो लाइट की रेज हैं उनको
आंख जो है हमेशा कहाँ मिलाती है, जिस डायरेक्शन में वो आ रही है उसके पीछे मिलाना शुरू कर देगी एग्जैक्टली। कहाँ मिलाएगी, उसकी पीछे की तरफ मिलाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो आंख के पास रेज इस तरह से आई है तो इसको पीछे बढ़ाएगी, जस्ट इसके नीचे हमको इसकी इमेज मिलेगी। भाई एक लाइट की अगर हम सीधी लें तो सीधी निकल आएगी, उसमें तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं। रिफ्रैक्शन 90 पे आती, 90 पे आती, 90 पे आती, आती सीधी आती, दोनों रेज जहां मिलती वहां पर हमको इसकी वर्चुअल इमेज दिखाई देती। थोड़ा मैं हल्का सा चीटिंग कर रहा हूँ इसमें क्योंकि फिर फिगर बनता नहीं है, पहले से लेता हूँ स्लाइड के ना इस तरह से। अब मेरे पास स्केल नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइंस को बनाने में। अब इसको आप पीछे लेना, थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाओ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ाते चलो, बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे लाना है आपको। ठीक है, यहां पर तो इस तरह से इस पेड़ की इमेज इसके नीचे हमें दिखाई देगी। ऐसे ये लाइट की बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे मिलानी है आपको, एग्जैक्टली पीछे की तरफ मिलानी है लाइट की रेज। थोड़ी मेरी तिरछी दिख भी रही हो तो आप बिल्कुल सीधी पीछे लेके आना है इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो हमें जमीन के नीचे इस पेड़ की इमेज दिखाई देती है बिल्कुल सेम कलर की, तो हमें क्या लगता है कि भाई यहाँ पर पानी होगा इसलिए इमेज बन रही है। जमीन पर तो इमेज नहीं बन सकती ना हरी, जमीन पर तो इमेज बनती नहीं है, वहां तो शेडो बनती है। तो अगर आपको इसकी इमेज यहां दिखाई देती है जमीन पर तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इसके नीचे पानी होगा तालाब टाइप का और उसमें जिसकी इमेज बन रही है जो हमें दिख रही है, इसलिए हमें होता है इल्यूजन। ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है भैया, इल्यूजन होता है कि यहाँ पर क्या है, पानी है इसके नीचे। तो लाइट की रेज जब आती है डेंसर से रेयर में थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, उसका इंसिडेंस एंगल बड़ा होता है, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल और बड़ा हो गया, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसका जो इंसिडेंस एंगल है डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, लाइट वापस लौट जाती है। जब ये हमारी आंखों पर पड़ती है तो उसको वापस मिल जाती है आंख, आंख को इसकी इमेज यहाँ दिखाई पड़ती है। तो आंख को इसकी इमेज यहाँ दिखाई पड़ती है जमीन पर, तो आंख को ऐसा लगता है, आदमी को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर पानी होगा जिसकी वजह से इसकी इमेज यहाँ बन रही है, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ पर तभी बनेगी जब यहाँ पानी टाइप कुछ हो। जमीन पर तो इमेज बनती नहीं, हमें पता है, हमारे दिमाग को बात पता है, तो हमारे दिमाग को ऐसा एहसास हो कि यहाँ पर कोई तालाब टाइप है जिसमें इमेज बन रही है, हमें दिख रही है वो, इसलिए इल्यूजन होता है पानी का। बात समझ में आ गई? तो ये इमेज आप बना लो, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मिराज वाली। चलिए ये बात तो हो गई क्लियर है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका वो। ऑप्टिकल फाइबर क्या है बेटा आपकी, ये इसमें एक ऐसी डिवाइस है ऑप्टिकल फाइबर, डिवाइस नहीं है, एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है। इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक तरह के वायर होते हैं जिनसे हम सिग्नल भेजते हैं, तो उनमें लॉस बहुत कम होता है। जैसे अगर हम एयर के थ्रू भी सिग्नल भेजते हैं तब भी एयर का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से लॉस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी लॉस होता है ना, इम्पीडेंस जो एटमॉस्फेरिक इम्पीडेंस है उसकी वजह से। तो हम किसी भी प्रकार के वायर को यूज करें थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता ही होता है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो लॉस है वो बहुत कम हो, एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल्स हैं वो खर्च ना हो, मतलब जो हमने सिग्नल भेजे हैं वो बिना खर्च हुए दूसरी डिवाइस तक पहुंच जाए, उनका कोई लॉस ना हो एटमॉस्फेयर में चलने की वजह से, है ना, ट्रेवल करने की वजह से लॉस नहीं होना चाहिए उनका। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। सिग्नल्स को हम ऑप्टिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ऑप्टिकल सिग्नल्स में अपने सिग्नल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उनको इन वायर के थ्रू भेजते हैं, उनमें जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत कम होता है, सिग्नल्स बिल्कुल बिना लॉस हुए आपकी दूसरी डिवाइस तक पहुंचते हैं। अभी कैसे पहुंचते हैं ये आपको समझना है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। किसकी भाई? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स consist of many
लॉन्ग हाई क्वालिटी ग्लास या फिर क्वार्ट्ज फाइबर्स। क्लियर हो गया बात? ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। अभी कोर और क्लैडिंग क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर को बना के दिखाता हूं। एक तो होगी आपके पास मान लीजिए इस तरह की कोर, और इसके ऊपर होती है एक परत जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। इस तरह से। क्लियर हो गई बात? ये तो आपकी कोर है जो अंदर है, और ये क्लैडिंग है जिसको मैंने रेड कलर कर दिया, ये क्लैडिंग है, बाहर बाहर की परत है ना। और जो ब्लैकिश है वो क्या है? कोर। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए μ2 है, और जो आपके पास क्लैडिंग है ये अलग सब्सटेंस की बनी होती है, तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मान लेते हैं μ1। refractive index of core is higher than refractive index of cladding। μ2 जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है μ1 से, मतलब ये डेंसर है कंपैरेटिवली, और ये आपकी जो बाहर क्लैडिंग है वो क्या है? रेयर है। तो कोर तो आपकी डेंसर होती है, और जो क्लैडिंग है वो होती है कुछ रेयर कंपैरेटिव टू कोर, अगर हम बात करते हैं तो। अब होता क्या है, जब भी कोई सिग्नल मान लीजिए आपकी कोर में एंटर कर रहा है कोई सिग्नल, एक सिग्नल आया इस तरह से और वो इसके अंदर एंटर कर गया, जब ये एंटर कर रहा था तो इस तरह से मान लीजिए आपके पास ये नॉर्मल आ जाएगा, तो बाहर तो एयर होती है तो रेयर एयर होगा, ये डेंसर होगा तो हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइट। जो लाइट की रे वो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। नॉर्मल है आपका जो मैंने इस तरह से खींचा, ये नॉर्मल है, ये एन, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरह से। अब क्या होता है, ये जहां पर डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है, और जो इसका इंसिडेंस एंगल है, यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही आता है। इस सब्सटेंस का जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल रखते हैं हम। क्रिटिकल एंगल जितना स्मॉल होगा उतना ही आसानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं लिख भी दूंगा अभी नोट में। यहाँ वाला जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट की रे फिर अंदर ही वापस लौट आती है, डेंसर से एरियर में जाने की कोशिश कर रही होती है, पर जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो फिर कोर में लौट आती है लाइट की रे इस तरह से। फिर यहाँ पर दोबारा फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से लाइट की रे जो है बिना बाहर निकले अंत तक चलती रहती है, और फाइनली दूसरी डिवाइस पर जाकर हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, रिसीव कर लेंगे उसको। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर देखिए बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा हमारा सिग्नल, जो भी एक बार अंदर एंटर गया उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत कम बाहर निकलेगा, ना के बराबर। तो लॉस क्या हो गया? बच गया। सारे जो सिग्नल है वो इसके अंदर अंदर चलते हुए लास्ट तक पहुंच जाते हैं, किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल लॉस इसमें होता नहीं है। तो ये जो मैंने फिगर बना दिया, स्फीयर को बना लो, और जो बातें मैं लिख रहा हूं नोट कर लो। इतनी बात समझ आएगी ऑप्टिकल फाइबर में। अब क्या होता है, जब भी कोई लाइट की रे कोर में एंटर कर जाती है तो वो कोर से बाहर नहीं निकल पाती, उसके कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं और वो अंदर अंदर मूव करती रहती है। क्लैडिंग चूंकि रेयर है और कोर क्या है? डेंसर। तो डेंसर से रेयर में जाते समय इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कई बार,
ठीक है, तो अब जो ये हुआ था इसको हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में। व्हेन ए लाइट रे falls on core of optical fiber at one end, है ना, optical fiber at one end, then it passes inside and due to repeated total internal reflections, light moves along the length of fiber and finally comes out to the other end. To the other end. क्लियर हो गई बात? यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इन कोर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल, जो कोर का क्रिटिकल एंगल है विद रिस्पेक्ट टू क्लैडिंग उससे बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस inside core is always greater than the critical angle of core with respect to cladding. तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर। इसके यूज आप समझ गए। फास्ट कम्युनिकेशन, आपका बहुत तेज तो कम्युनिकेशन होगी, लाइट की स्पीड काफी तेज होती है तो आपका बहुत तेज होगा कम्युनिकेशन, और दूसरा एनर्जी में लॉस भी बहुत कम होगा अगर आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हो। तो हम किसी भी सिग्नल को पहले ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इनको ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू भेजते हैं। तो 4G 5G जो कनेक्शन है वो ऑप्टिकल फाइबर से ही होता है, आपको पता होना चाहिए बात। ऑप्टिकल फाइबर से ही होता है कनेक्शन। 5G जो आएगा आ गया, जो 4G हमारा चल रहा है इंटरनेट कनेक्शन, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स ही होते हैं यूज। ठीक है भाई, जितने भी फास्ट कम्युनिकेशन है उन सभी में ऑप्टिकल फाइबर आपको यूज करते हैं, आपको ध्यान रखने की बात। तो ये था भाई ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूरी बात। चलिए तो आगे देखते हैं तीसरा इसका एप्लीकेशन, फिर इसके हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे सभी के एक साथ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सभी को एक साथ ट्राई करेंगे हम। क्लियर होगी बात? तो अगला देखते हैं एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन हो गए, एक तो मिराज हो गया, एक ऑप्टिकल फाइबर हो गया। अब अगला एप्लीकेशन देखते हैं कि जो भाई जो थर्ड एप्लीकेशन है आपका वो है पोरो प्रिज्म, TIR का। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्रिज्म। आइसोस्केल triangular prism which is used in periscope और बाइनोकुलर्स।
बाइनोकुलर से पेरिस्कोप में हम इसका यूज करते हैं इस तरह के प्रिज्म का, लाइट को किसी एंगल पर डेविएट करने के लिए, ठीक है। इट डेविएट्स लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री एंड ऑल्सो इरेक्ट द इमेज को सीधा भी कर देता है। अगर आपकी उल्टी इमेज है उसको सीधा करने का भी काम भी कर सकता है। चलिए आपको दिखाता हूं कैसे करता है डेविएट लाइट को 90 डिग्री पर। अब आपके पास ये आइसो स्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया 90 डिग्री, ऐसे होगा। यहां पर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने मान लिया म्यू, और एयर का तो 1 होता ही है, ठीक है। यहां पर जो आपको प्रिज्म लेना है उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से छोटा लेना है। जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 45 डिग्री से क्या लेना है, आपको छोटा लेना है। मतलब जो अपने पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्सटेंस का तो हम जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC, अगर बाहर एयर है तो आपको म्यू इस तरह से सेट करना है कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो छोटा हो, काफी छोटा हो, मतलब 20-22 डिग्री 25 डिग्री ऐसे हो, 45 से काफी कम हो। तो उस केस में क्या होगा, अब मान लीजिए कोई लाइट की रे बाहर से आई, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, तो यहां पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई लाइट की रे। यहां पर रिफ्रैक्शन होगा लेकिन पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, आई जो है सॉरी आई 0 बन रहा है, तो आर भी आपका 0 बनेगा। लाइट का नॉर्मल इंसिडेंट है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ठीक है, इसके इधर रेयर इसके इधर डेंसर। अब जब इस सरफेस पे आएगी तो फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का ही बनेगा। ये 45 तो ये 45 अपने आप हो जाएगा, 90 है तो 45 वापस हो जाएगा। अब ये 45 हो गया, मैंने कहा था जो इसका क्रिटिकल एंगल है 45 से कम होगा, मतलब जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, राइट। डेंसर से रेयर, इधर तो रेयर होगा ना मीडियम, इधर डेंसर होगा, तो डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है, पर जो उसका क्रिटिकल एंगल है वो क्या हो गया, बड़ा है। इंसिडेंस किससे, यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है वो इंसिडेंस एंगल जो 45 है उससे क्या है, छोटा है, या फिर जो इंसिडेंस एंगल है वो इससे क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है। तो ये वापस डेंसर मीडियम में ही लौट आएगी रिफ्रैक्शन के बाद, तो इस तरह से वापस लौटेगी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, है ना। अब यहाँ पे 90 पे टकराएगी, फिर सीधी निकल जाएगी इस तरह से बाहर। देखो 90 डिग्री पे लाइट की रे को मोड़ दिया, तो पहला तो आ गया 90 डिग्री पर मोड़ने वाला। अब देखते हैं 180 डिग्री पे कैसे मोड़ता है लाइट की रेस को। लाइट की रेस को 180 डिग्री पर कैसे मोड़ता है तो वो भी देखो आप। उसके लिए आप इसको ऐसे रखोगे, देखिए 180 डिग्री पे मोड़ देगा ये 90 डिग्री है, ये 45 और ये भी क्या है आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है भाई। दोनों क्या हो गए, 45 डिग्री हो गए। अब मान लीजिए कोई आपकी लाइट की रे जो इस तरह से आती है, यहां पर एंटर करने की कोशिश करती है, तो उसमें तो कोई भी पाथ चेंज होगा नहीं, वो सीधी आ जाएगी इस तरह से, आके यहाँ टकराएगी इस वाली सरफेस पे। जब वो इस वाली सरफेस पे टकराएगी तो कितने इंसिडेंस एंगल पर आएगी भाई, 45 डिग्री के इंसिडेंस एंगल पर। अब चूंकि जो इसका क्रिटिकल एंगल है 45 छोटा है, तो लाइट की रे का यहाँ पर होगा, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है, पर जो इंसिडेंस एंगल यहाँ बन रहा है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट वापस लौट जाएगी 45 डिग्री पे डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा फिर वो 45 पे बनेगा, 90 ये 45 ये 45 तो ये 45 होगा अपने आप, ये 90 ये 90 ये 45 तो ये वाला 45 तो वो 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। रिफ्लेक्शन में तो सेम एंगल बनते हैं आई और आर, यहाँ भी अपने आप 45 आ जाएगा। ये 90 है ये 45 तो ये 45 तो फिर 45 हो गया। अब लाइट की रे इस तरह से वापस लौट आएगी। आ किधर से रही थी, ऐसे लौट गई वापस, 180 डिग्री पर हो गया इसका रिफ्रैक्शन, तो डेविएशन हो गया 180 डिग्री पे, मतलब 180 डिग्री पर वापस लौट गई लाइट की रे। तो 90 डिग्री अब 180 डिग्री पर हम लाइट की रे को वापस लौटा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका पोरोप्रिज्म।
ठीक है। इन दोनों प्रिज्म का हम इस्तेमाल बाइनोकुलर से या फिर इसमें पेरिस्कोप में करते हैं, ताकि हमें लाइट की मतलब कोई जो फिश वगैरह है उन टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं, इनमें प्रिज्म लगाते हैं बीच में, तो वहां से लाइट गिर आती है, फिर हमारी आंखों तक चली आती है। मतलब हमें इस तरह की, मान लीजिए कोई पाइप है, इस तरह की बैंड पाइप है ना, ऐसी। अब मान लीजिए यहाँ कहीं कोई चीज है, वो आपको देखनी है, यहाँ आपकी आई है, इस तरह से है ना, ये इनको हम पानी के अंदर डाल के इजिली देख पाते हैं चीजों को। तो पानी के अंदर हम इस तरह डाल देंगे, मान लीजिए पानी के अंदर मैंने इस तरह डाल दिया इसका ऐसा, ये हम देख रहे हैं इसमें से, यहाँ कोई फिश वगैरह होगी तो उससे निकलने वाली लाइट की रेस पहुंचेंगी यहाँ पर। हम इस तरह से रख लेंगे प्रिज्म को, इस वाले तरह से हम प्रिज्म को यहाँ पर रख लेंगे, इस तरह से, लाइक दिस है ना। तो लाइट की आएंगी ऐसे, टकराने के बाद कहां चली जाएंगी, इधर चली, हमारी आंखों तक पहुंच जाएंगी इजीली। तो इस तरह से हम इनमें यूज करते हैं, पेरिस्कोप में, बाइनोकुलर्स में, पानी के अंदर की चीजें देखने के लिए, खिलौनों में इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली एप्लीकेशन की, तो वहां भी देखिए क्या है। चौथी बात में क्या है, वो भी आप ध्यान से सुने एक बार। इस पे न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं एक बार। मान लीजिए आपके पास वाटर है इस तरह से, और इसके अंदर कोई भी इल्यूमिनेटेड डिवाइस रखी हुई है, मतलब जिससे लाइट निकल रही है बाहर। यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज से लाइट बाहर निकल रही है, कोई बल्ब टाइप है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जला रखा है पानी के अंदर, तो उससे जो रोशनी बाहर निकलेगी वो कितने एरिया से बाहर निकलेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब हमसे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, और ये फिश के लिए भी है कि फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो कितना होता है। तो फिश और बल्ब दोनों के लिए आप सेम काम ही करोगे, अलग काम नहीं करना आपको। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो कितने एरिया से हमें दिख सकती है अगर हम बाहर से इसको देखें तो, या फिर इससे अगर लाइट निकल रही है, ये कोई लाइट बल्ब है, तो कितने एरिया में से लाइट बाहर निकलेगी। अगर पानी के अंदर में कोई बल्ब लगा दो जाके, तो ये पूरे सरफेस को नहीं चमकाएगा, वो थोड़े से सरफेस में से रोशनी बाहर आएगी, पूरे सरफेस में से रोशनी बाहर नहीं आएगी। ऐसा क्यों होगा वो समझना है। मान लीजिए आपके पास यहां से कोई लाइट गिरी गई सीधी बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे, तो जब इस सरफेस पे टकराएगी तो वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी। मान लीजिए ये म्यू है और यहाँ आपका एयर है, तो उसका तो हम म्यू सीधे 1 लेते हैं, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ2 मान लो, तो वो सीधे म्यू के बराबर ले लिया मैंने, μ1 आपका 1 है। तो ये तो लाइट की रे सीधी निकल जाएगी, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। समझना इस बात को ध्यान से थोड़ा सा। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक लाइट गिरी गई स्मॉल इंसिडेंस एंगल पर, तो वो रेयर मीडियम में चली जाएगी थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसके एंगल को, थोड़ा सा और बेंड होगी इस तरह से, थोड़ा सा अगर और बड़ा कर दिया हमने इसके इंसिडेंस एंगल को, तो अब क्या होगा, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी वो हो जाएगी सरफेस के पैरेलल, और इसके बाद की जो भी लाइट की रेज होंगी वो तो पानी में ही वापस लौट आएंगी। इसके बाद तो TIR हो जाएगा। तो जहां तक आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, उससे पहले लाइट की रेज तो बाहर निकल सकती है। उसके बाद के इंसिडेंस एंगल पर क्रिटिकल एंगल से बड़े हो गए चूंकि वो इंसिडेंस एंगल, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट की रे वापस पानी में लौट आएगी। तो इस बल्ब से निकलने वाली लाइट की रे बाहर एयर में नहीं जा पाएगी, वापस पानी में चली जाएगी एक फिक्स एंगल के बाद, इस लिमिट के बाद जितनी भी रेज है सब अंदर ही रहेंगी वापस। ऐसे इधर भी होगा, जहां पर लाइट की रे क्रिटिकल एंगल, मतलब जहां पर जो इंसिडेंस एंगल है आपका वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, जहां पर भी उससे पहले वाली लाइट की रेस का जो इंसिडेंस एंगल है उससे छोटा होगा, तो वो तो बाहर निकल जाएंगी, पर जो ये लाइट की रेस है जो इससे बड़े एंगल पर जाएंगी वो वापस पानी में लौट आएंगी। मतलब केवल इतना ये व्यू है जो आपको दिखाई देगा, इतने में से लाइट की रेस बाहर निकलेंगे एक कोन की तरह से। भाई यहाँ पर सरफेस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो आप इस तरह से, यहाँ पर एक बल्ब है, ऐसे भी लाइट की रे फिर ऐसे भी आएगी, फिर ऐसे भी आएगी, फिर ऐसे भी आएगी, तो यहाँ पर एक सर्कल टाइप का बनेगा।
जिसमें से लाइट बाहर निकलती हुई दिखेगी, है ना। और उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट पर अगर आप लाइट के लिए पहुंचाओगे यहां से, तो क्रिटिकल एंगल पर ही जाकर वो इंसिडेंट होगी। तो वापस से इसकी इमेज बनाता हूं मैं सही से, समझ गए ना बात अब क्या कहने वाला था मैं इसमें। जब भी आपका इंसिडेंस एंगल, लाइट जो कि डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है, उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो वापस पानी में लौट आएगी। क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल रहेगा तो बाहर निकलेगी, और जब क्रिटिकल एंगल के बराबर रहेगा तो वहां पर हो जाएगी पैरेलल। तो कुछ इस तरह से आपका, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर की सरफेस है, इसके नीचे वाटर है, ये कोई बल्ब है आपका, है ना, ये वाटर हो गया, और ये कोई बल्ब है आपके पास जो मैंने बना दिया। अब इससे जो लाइट बाहर निकलेंगे, कितने एरिया से बाहर निकलेंगी वाटर की सरफेस से, वो देखना है अपने को, है ना। एक तो अपने लिए सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्ट इस तरह से, जी। यहां पर जो एंगल बन रहा है उसके लिए राइट के इधर जाती है ऐसे, यहां पर भी पैरेलल ऐसे हो जाती है राइट के, और यहां पर एंगल आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो इसको लिख देंगे आईसी। ऐसे यहां पर जो एंगल है इंसिडेंस वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, जिसको हम बोल देंगे आईसी। इससे इसके पहले जो भी रेज है वो सब बाहर निकल जाएंगे, इसके बाद जो रेज है वो एक भी बाहर नहीं जाएंगी, वापस लौट आएंगी। एक रे मैं दिखा देता हूं आपको यहां से बना के, अगर मैं इसके बाद कोई रे लेता हूं इसके बड़े एंगल पर, तो वापस पानी में लौट आएगी इस तरह से। यहां पर जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो वापस पानी में लौट आएगी। ठीक है भाई, इस तरह से। तो बस ये है आपका एक एरिया, यहां पर एक सर्कल बनेगा जिससे आपकी लाइट की रेज बाहर जाते हुए आपको नजर आएंगी इस तरह से, लाइक दिस। क्लियर होगी बात। अगर हम बोलते हैं जो इसकी डेप्थ है बल्ब की, वो मान लेते हैं हम कितनी, h गहराई नीचे है बल्ब पानी में, तो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, जो एरिया है इसका जहां से बाहर निकल रही है, एरिया ऑफ सरफेस फ्रॉम विच light emerges out in air from water, तो कैसे निकालेंगे इस एरिया को, एरिया ए नाम रख लेते हैं, ये ओ, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q, इसका नाम रख लेते हैं R। तो पाई इंटू पी क्यू का स्क्वायर, पाई इंटू पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 बराबर तो ले लो म्यू, यहां पर एयर है तो μ1 को 1 मान लेंगे, ये आपकी एयर है, या फिर आप सीधे μ1 μ2 टर्म से नहीं कर सकते हो, बाद में इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे μ1 μ2 की, ठीक है। PQ कैसे निकालोगे भाई, तो PQ जब आप निकाल रहे होगे तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है OPQ, ट्रायंगल OPQ की बात की जाए अगर, तो OPQ, यहां एंगल IC बन रहा है तो यहां भी एंगल IC बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें निकालना है, ये तो हमें पता है और ये हमें निकालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, PQ डिवाइडेड बाई करते हैं अगर PO, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर होता है tan थीटा, तो tan IC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये tan IC के। तो हम अगर बात करते हैं तो PO तो आपका H था, H इंटू tan IC, तो H स्क्वायर इंटू tan IC, tan स्क्वायर IC, ये आ जाएगा वो एरिया आपका।
अब यहाँ पर हम tan IC की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे वो ना। एट पॉइंट Q बाई स्नेल्स लॉ, अगर यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है साइन IC, इधर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 बनेगा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू1, तो वहां बन जाएगा साइन 90। यहां से अगर हम देखें तो म्यू2 बाई म्यू1 आपका जो है वो आ जाएगा साइन IC के इक्वल। यहां से अगर हम tan IC निकालें, साइन में होता है एक तो परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेनस। साइन में तो tan में क्या होता है परपेंडिकुलर, तो म्यू2 ही हो जाएगा। तो tan IC जब आप कर रहे होगे, एक तो आपके पास सीधे म्यू2 आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे। एक मिनट उल्टा हो गया मुझसे, यहां पे गड़बड़ हो गई, इसको सही कर लेते हैं पहले। यहां तक नोट कर लिया आपने, अब इसको मैं इधर सॉल्व, चलिए है जगह थोड़ी बहुत कर लेते हैं। आप यहां पर अगर हम करते हैं इसको, तो साइन IC आपका म्यू1 बाई म्यू2 के बराबर आएगा। उल्टा लिख दिया था मुझसे, किसके बराबर आएगा, म्यू1 बाई म्यू2 के बराबर आएगा। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू1, ये हो जाएगा आपके पास म्यू2, और एंगल जो बन रहा होगा वो यहाँ बन रहा होगा ऐसे। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है आपके पास साइन IC, ऐसे बना दिया मैंने इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, यहां से tan IC आएगा, क्या जाएगा tan IC इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू1 डिवाइडेड बाई रूट म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करते हैं, ये आपका म्यू2 है, ये म्यू1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर, इस तरह से। तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू एच स्क्वायर, और tan IC आपके पास होता है, यहां पर आ जाएगा म्यू1 स्क्वायर अपॉन में म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एरिया। ये क्या गया भाई आपके पास फाइनल एरिया, जिसमें से लाइट बाहर निकलेगी, ये एरिया रहेगा आपका जिसमें से लाइट आपकी बाहर निकल सकती है। इफ म्यू1 इज इक्वल टू 1 और म्यू2 इज इक्वल टू म्यू पुट कर दे, मतलब बाहर तो एयर मान ले और अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान ले, तब एरिया कितना हो जाएगा डायरेक्ट। जब भी आपको बाहर एयर दे रखे हो तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना। हो सकता है कभी कभी बाहर एयर ना दिया हो, कुछ और दिया हो, यहाँ पे म्यू1 दिया हो, यहाँ पर म्यू2 दिया हो, बस म्यू2 म्यू1 से बड़ा हो तो ये आपको लगा देना है। तब एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, पाई इंटू एच स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश भी आपको ऐसे ही करना है, सिमिलरली बिल्कुल लिख दो। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश भी जो है आपका वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके लिए फिगर बना के मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये डेरिवेशन रहेगा उसका भी ऐसे है ना, कुछ अलग नहीं रहेगा उसमें। तो फिश को कितनी एरिया में से दिखता है पानी की सरफेस से, उसके बाद फिर उसको नहीं दिखता पानी के बाहर, एक फिक्स सरफेस से दिखता है पानी के बाहर, तो उसमें अंदर आएंगे बाहर नहीं जाएंगे, उल्टा होगा, इतना होगा बस। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश, तो इसको कैसे करोगे, बिल्कुल वही फिगर बन जाएगा इसमें भी। ये मान लीजिए आपका पानी है, वाटर है, यहां पर कोई फिश है, ठीक है, इसे कितने एरिया तक बाहर दिखाई देगा, इस तरह से ना।
तो एक कोन होता है जिसमें से इसको दिखाई देता है। अगर कोई लाइट किरण ऐसे अंदर एंटर करना चाहेगी तो एंटर कर जाएगी, इसको दिखाई देगा। कोई लाइट किरण अगर ऐसे आ रही होगी तो अंदर एंटर कर जाएगी। देखो जो लाइट ऐसे जा रही है वापस तो वापस आएगी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर कोई लाइट ऐसे जाकर इधर हो सकती है, जो ऐसे आ रही होगी वापस अंदर भी तो आ जाएगी, जो ऐसे आ रही होगी वापस अंदर भी तो आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलर करना, उल्टा कर देना उसका। जो लाइट ऐसे जा रही थी बाहर उसको वापस अंदर ले लेना है इसमें, ठीक है। फिर वही सब कुछ लेना है आपको। यहां जो एंगल बनेगा वो आईसी हो जाएगा, है हालांकि रिफ्रैक्शन एंगल, पर वो किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इंसिडेंस वो 90 है इस बार, बस इतना फर्क है। इतने एरिया में से बाहर दिखाई पड़ता है फेस को, इसलिए मैंने पहले बल्ब को किया फिर आपको फेस समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। उसका उल्टा हो जाएगा बस। अरे लाइट अपने पाथ को फॉलो ही तो करती है। तो अगर मान लीजिए कोई लाइट तेरी ऐसे निकल गई थी, इधर गई, यहाँ पे एक मिरर लगा तो वापस लौटेगी, फिर ऐसी आ जाएगी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। लाइट फिर यहाँ से निकली इधर गई, यहाँ पे एक मिरर लगा तो परपेंडिकुलर, तो वापस आ जाएगी ऐसे ही। यहाँ से कोई रोशनी आ रही होगी इस तरह से अंदर आ जाएगी, और किसी एंगल पर होगी अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके इधर वाली जो भी लाइट की रेज है वो इस फेस की आंख तक नहीं पहुंचेंगी, ये कंफर्म है। तो इसका भी एरिया वही रहेगा। अगर इसकी गहराई को हम मान लेते हैं h, कि h गहराई नीचे है, तो क्या आ जाएगा पाई h स्क्वायर μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। अगर यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है और जो बाहर है वो μ1 है, वही अगर μ1 को हम 1 मान लें और μ2 को हम μ मान लें, तो उस समय जो एरिया आपका आ जाएगा वो आ जाएगा पाई h स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश हो गई। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो अभी हम टीआईआर के जो न्यूमेरिकल है उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कवर करूंगा। एक आध दो न्यूमेरिकल मैं आज कवर कर देता हूँ क्योंकि आपका जो वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं टीआईआर के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं बढ़िया बढ़िया वो कवर करूंगा। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आज कवर कर देता हूं आपके लिए। इसी पर डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन सीधा। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई वाटर वगैरह लिक्विड है और उसमें आपने कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है आपने? इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है ना। अब इससे जो लाइट की रेज बाहर निकलेंगी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है म्यू, वो दे रखा है 4/3। 4/3 नहीं करते हैं, फिर दिक्कत ज्यादा आएगी समझने में इसको। जो म्यू दे रखा है वो है आपका 2/√3। कितना दे रखा है? 2/√3 दे रखा है जो आपका म्यू है वो, ठीक है। तो आपको ये पता करना है ये आपका बल्ब है जिससे लाइट बाहर निकलेगी। फाइंड एरिया ऑन सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस आउट। ठीक है। जो डेप्थ है इसकी वो आपको दे रखी है 10 मीटर। क्या दे रखी है? 10 मीटर। तो सॉल्यूशन आपको पता ही कैसे करना है। यहां पर एयर है, बाहर क्या है भाई? सीधी एयर है। तो अगर बाहर एयर है तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा। एरिया का अभी तो निकाला था, पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो पाई को रहने तो भी सॉल्व कर लेंगे। एच कितना है? 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 100। 4/3 हो जाएगा माइनस 1। ये आ जाएगा आपके पास 300 पाई मीटर स्क्वायर।
इस एरिया में से लाइट की रेज आपकी बाहर निकलेंगी। इस तरह से यहां से लाइट की रेज बाहर निकलेंगी और इसके बाद वाले में से वापस लौट आएंगी। इसके बाद का जो एंगल है वो पानी में वापस लौट आएंगी। यहां तो ऐसे जारी होंगी इस जगह पे, इसके बाहर वाली वापस लौट आएंगी। तो ये फिगर रहेगा इसका और ये सॉल्यूशन हो गया आपके पास डायरेक्ट। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आप डायरेक्ट उसका ही इस्तेमाल कर लोगे, इसमें आपका आंसर सीधे आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था जो मैंने आपको बता दिया पूरा। ये थे सारे एप्लीकेशन आपके, 4 एप्लीकेशन कवर कर लिए हमने, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर, पोरोप्रिज्म और फिर आपका ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश या फिर बल्ब से कितनी लाइट बाहर निकलती है वो आपको निकालना हो। तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे प्रिज्म का, फिर हम बाकी न्यूमेरिकल जो है उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। काफी लंबा हो रहा है वीडियो लेक्चर ऑलरेडी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा बाकी क्वेश्चंस में। एप्लीकेशन आपको समझ में आ गए होंगे सारे आज। इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। एक और न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं आज। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, जहां एंगल थीटा है, एक लाइट की रे इस तरह से एंटर हो रही है इसमें, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3/2 है। ठीक है, ये 3/2 आपको क्वेश्चन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का, और इससे एक लाइट की रे है, इसके जो इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो आपको बताइए, एंगल थीटा मान रखा है मैंने, आपको बताना है कि जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा so that light falls on AB surface normal to it does not come out through surface AB. In air from surface AB ऐसे लिखते हैं ना। तो लाइट की रे जो है आपकी यहां तो एंटर करेगी। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लो फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए भाई सॉल्यूशन भी क्या होगा वो भी देखिए। अब लाइट की रे देखिए यहां तो एंटर कर जाएगी 90 बाय, तो अंदर तो आई कंफर्म्ड है। ठीक है, ये तो एयर है आपके पास, यहां बाहर नहीं आनी चाहिए। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका होना चाहिए कंफर्म्ड। ये मान लीजिए आपके पास आई है, तो यहां पर आपका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो गया भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो इस सरफेस से बाहर नहीं आएगी लाइट। अब इस कंडीशन में क्या होता है, फॉर दिस जो आपका इंसिडेंस एंगल है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहां पर जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो होगा यहां पर आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो। तो अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये थीटा है, तो यहां क्या बन जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। एंगल तो 90 बने, नहीं कोई जरूरी नहीं है। यहां पर एक मिनट, इसको ये 45 नहीं है, तो जरूरी नहीं यहां पर जो लाइट की रहेगी वो 90 बनाते हुए आएगी, किसी भी एंगल पर आ सकती है। तो 45 वाले केस में होता है हम सीधी लाते हैं, सीधी लेके आते हैं इस तरह से, है ना। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना आएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा भाई। कंफर्म्ड है ना ये, और ये 90 है ये आपके पास,
तो ये वापस थीटा बनेगा। इसका मतलब आई किसके इक्वल आएगा? बस ये राइट क्रिया ऐसे वापस आ गई है किसी एंगल पर, है ना। अब पता नहीं नीचे कौन सा एंगल बनेगा वो अपने को पता नहीं, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो तो इसी आई के बराबर होता है। तो अगर इसमें से देखें फ्रॉम फिगर, तो फिगर में से हमें साफ दिख रहा है आई प्लस थीटा मिला के 90 तो आएंगे, ये तो 90 बन रहा है ना। तो आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये सरफेस, तो 90 बनाते हैं आपस में। ये है ना, इधर भी दोनों 90 बनाएंगे इस तरह से मिलकर। तो आई प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90। यहां से अगर हम बात करें तो 90 माइनस थीटा जो है वो आई के इक्वल आएगा, हेंस 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन आईसी। ठीक है, आप दोनों तरफ साइन लगा दो इसमें, टेकिंग बोथ साइड साइन। हम जानते हैं साइन आईसी आपका होता है 1/म्यू के बराबर। अगर यहाँ पर आप मान लेते हो म्यू दे रखा है ना कोई इस जगह पे, एयर का तो 1 होता है सीधे सीधे। हम जानते हैं साइन आईसी 1/म्यू के बराबर आता है। अगर बाहर एयर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हो तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, 1/म्यू आपका 2/3 आ जाएगा। तो थीटा क्या आना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 2/3। इक्वल भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लाइट बाहर न जाए तो आप इक्वल भी लगा सकते हो, इससे बस बाहर नहीं आने से सरफेस सरफेस के पैरेलल भी आ सकती है। तो ये पूरी कहानी थी भाई, दोनों न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए और सारे एप्लीकेशन भी कवर कर लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं अब इसके बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनते हैं टीआईआर के कम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।